हेलो फ्रेंड्स, आरएस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को वीआईपीएम फैमिली की तरफ से वेलकम। मैं जानती हूँ जो बच्चे इस बार वाला आरएस प्री दे रहे हैं उनके लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है और मेरा इस समय बात करना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्री अब बहुत नज़दीक है। आपकी तैयारी तो प्री की हो चुकी होगी और जो बच्चे प्री नहीं दे रहे हैं वो अपने ही हाल में बहुत ज़्यादा मस्त हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जगाना ज़रूरी था। प्लस जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, अब तो ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज़ भी हो गई हैं कंप्लीट प्री की, और बच्चों को जिनको तैयारी करना था वो बिल्कुल एकदम जोश के साथ तैयार है। अब तो बस जाकर एक फॉर्मेलिटी है कि पेपर आपको देना है और एक सीट आपको रिजर्व करनी है। आप उस कंसिस्टेंसी को, उस परसिवरेंस को बनाए रखें और प्री इस बार वाला निकाल दें, यही हम सभी की विशेष है। लेकिन अब प्री हो जाएगा, प्री में ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, उसके बाद में आता है मेंस। आरपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा जो है स्पीडी प्रोसेस अपना रख रही है, इसलिए मेंस की भी डेट उन्होंने दे दी है और मेंस की जो डेट है वो इन लोगों ने आपको दी है 17-18 जून। 17-18 जून आप लोगों की मेंस की डेट है। 17-18 अगर मेंस की डेट है तो मैं अगर देखूं तो ज़्यादा समय तो नहीं है। अब मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं तो एक्चुअली बहुत कम समय है, इसीलिए जो बच्चे थे हमारे पास ऑलरेडी जुलाई से, पिछले जुलाई से जब से प्री का अनाउंसमेंट हुआ था तब से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। उसका रीज़न इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर क्यों? क्योंकि एक तो हम लोगों का माइंडसेट है कि इंग्लिश हमें आएगी नहीं, और दूसरा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं इस बार डिसअपॉइंट हुई, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर मैं बात करूं कि किस तरह का पेपर आया था और क्या डिसहार्टनिंग रहा स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इंग्लिश ही था। आप जिन भी बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया उनसे क्लियरली पूछेंगे हाउ वाज द पेपर, तो वो कहेंगे कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी काफ़ी थोड़ा बहुत चेंजिंग पैटर्न का था, प्लस पेपर फोर्थ में हिंदी ईजी थी और इंग्लिश टफ थी। डिस्पाइट द फैक्ट द कट ऑफ इज 262। इन सब के बावजूद जो है कट ऑफ 262 गई है। इसका मतलब अब कुछ लोग का जो उम्मीद है कि उन सब के बारे में तो मैं एकदम बात नहीं कर रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नंबर कम दिए ज़्यादा दिए, बच्चों के मन में ये है कि मेरे कैसे कम आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आदमी फेल होता है तो लगता ही है कि कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बट उन चीज़ों पे बात करने का अगर कोई आउटकम निकले, रिजल्ट निकले, तो डेफिनेटली बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं निकले तो अपनी गलती को स्वीकार कर बस अपने आप में बेहतरी करनी है, और उसी के लिए द वीडियो इज़ ऑल अबाउट, उसी पे मैं आज बात करूँगी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो नो डाउट पेपर टफ था, इंग्लिश का पेपर टफ था और बच्चे उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इसमें स्टूडेंट्स का गलती 1% नहीं है। मुझे आज भी याद है, अभी पिछले वाले मेंस के पहले हम लोगों के यहाँ वीआईपीएम इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें शुरू के लगभग 4-5 पेपर मैंने अच्छे का मेरा मतलब है थोड़े से टफ, जो एक स्टीरियोटाइप आप लोगों ने बना रखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से, डिटर्मिनर से, देन प्रपोजिशन, टेंस, उसको थोड़ा सा चेंज करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3-4 पेपर मैंने करवाए, और मुझे लिटरली आई गॉट द कंप्लेंट्स और मुझे बोला मैम पेपर का लेवल इजी करवाओ। मुझे डेली ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि पेपर और इजी। तो इस तरह का माइंडसेट रेडी करके जब बच्चा गया है पेपर को ईजी करने का, और हम लोग पूरा उनको वैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं टफ वाला, लेकिन नहीं चाहिए हमें तो ईजी दो। अब इजी का नुकसान आज ये भुगतने को मिला है कि आप इस बार देखेंगे कि जिन बच्चों का हुआ है वो मैक्सिमम बच्चे जो है इंग्लिश का जिनका स्ट्रॉन्ग सोर्स रहा हो, इंग्लिश को जिन्होंने बेहतर ढंग से किया हो, क्योंकि 262 जो कट ऑफ है उसमें मैं तो ये देख रही हूँ कि पेपर फोर्थ ही 200 नंबर रखता है। आप ये देखो, मार्जिन देखो, 200 नंबर का पेपर फोर्थ होता है, यानी बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाला था। हिंदी इजी थी तो आज हर बच्चा हिंदी करके आया होगा, लेकिन जब बात इंग्लिश की होती है इस लैंग्वेज से पहले ही डर है। अब ये सब तो बातें हैं, मेन हम क्या करें, व्हाट टू डू ऐसी सिचुएशन में। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं एक बारी हर कैटेगरी के बच्चे को जो है डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो, जो अपने आप को मान चुके हैं मुझे नहीं आती, मैं कोशिश करता हूं तो भी नहीं आती। कुछ बच्चे होते हैं टाइप 2 कैटेगरी जो अपने आप को मानते हैं सो हाँ जी ठीक ठाक कर लेते हैं हम तो, है ना, हमें ग्रामर आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। और तीसरे होते हैं गुड स्टूडेंट्स मान सकते हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स मान सकते हैं, सब थर्ड कैटेगरी में है।
जो 0 बच्चे हैं उनके लिए तो देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, उन्हें तो ये भी बताना है कि प्रोनाउन क्या होता है, टेंस कैसे यूज होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों की स्थिति जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा ऐसे सुनने को मिलता है ग्रामर आ रही है, डिस्क्रिप्टिव आप बताना, तो डिस्क्रिप्टिव मैं तभी करवा पाऊंगी जब तक बच्चा ट्रांसलेट कर पाएगा। तो मैं इस कैटेगरी में उनको मानती हूँ जिनको ट्रांसलेशन आता है, और जिनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता वो मेरे हिसाब से कैटेगरी इसी में ही है। भाई आप ऐसे बुरा ना माने, क्योंकि आपका जो पेपर है उसके 3 सेगमेंट है, एक जिसमें बच्चे को ग्रामर वोकैब 20 क्वेश्चन, और बाकी जो आपके कंप्लीट 60 मार्क्स हैं वो ट्रांसलेशन बेस्ड हैं। क्वेश्चन तो 5 ही आ रहे हैं 10 नंबर के ट्रांसलेशन में, नहीं सर, जितना डिस्क्रिप्टिव है सब ट्रांसलेशन बेस्ड है। और तीसरी अगर मैं बात करूं गुड कैटेगरी, जो बच्चे जो है डिस्क्रिप्टिव भी डील कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव डील कर लेते हैं, तो मतलब उनको तो सभी आ रहा है। जो इस कैटेगरी के हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देना है। लगभग 25 पेपर्स लिखने हैं उनको। कितने? लगभग 25 पेपर्स उनको देने ही हैं, देने हैं प्रैक्टिस के लिए, पेपर पूरा नहीं होगा। इस बार बच्चों का हिंदी का ही पेपर हुआ है। इस कैटेगरी के बच्चों को ट्रांसलेशन आ रहा है तो ट्रांसलेशन की बुक आप सॉल्व करो, या ट्रांसलेशन के जितनी ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको वो करो, प्लस डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आप उन लोगों को बीट कर पाओगे। और इस कैटेगरी के बच्चों को बेसिक करना है। बेसिक मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि सेंटेंस बनता कैसे है, उसके बाद में सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पे मूव कर पाओगे। अब हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, हम किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, तो वो भी मैं एक बार अगर डिस्कस करूं तो मेरे लिए ये जो पेपर 4 का इंग्लिश का पार्ट है वो कुछ इस तरीके से चलता है। एक पार्ट है आपका ग्रामर प्लस वोकैब, बेसिक्स या फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। सेकंड पार्ट मेरा होता है ट्रांसलेशन। थर्ड पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, और फोर्थ हम लोग का पार्ट रहता है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, ग्रामर प्लस वोकैब। ये मैंने अलग क्यों रखा? देखो, कुछ बेसिक ग्रामर होती है उसको मैं कंसेप्चुअल ग्रामर बोलती हूं, जिससे ट्रांसलेशन बच्चा कर पाएगा। तो पहले तो उसको सिखाया जाए बेसिक्स मतलब प्रोनाउन कहाँ लगेगा सेंटेंस में, वर्ब कैसे आएगी, मेन वर्ब कैसे आएगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होते हैं बेसिक्स। एक सेंटेंस में एक वर्ब है कैसे लगाऊं, 2 वर्ब है कैसे लगाऊं, उसके बाद में वो करेगा ट्रांसलेशन। उसके बाद में ही डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर है। एक तो स्ट्रक्चर है व्हाट टू राइट, और एक है हाउ टू राइट। लिखें क्या और लिखें कैसे, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखें क्या वो आप ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज डाइवर्स होगा, इतने सारे सब्जेक्ट का ज्ञान है, बट लिखें कैसे, नॉलेज तो खूब है, लिखें कैसे, वो ट्रांसलेशन सिखाएगा और ट्रांसलेशन बेसिक्स करवाएगा। फिर जो आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी उसका क्या, जो आप बोलते हो ग्रामर आ गई, टेंस, मॉडल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सिर्फ शुरू के क्वेश्चन में हेल्प करेगी। ग्रामर के 2 पहलू है, एक ग्रामर वो होती है जो आपको ट्रांसलेशन सिखाए, और एक ग्रामर होती है रूल बेस्ड। तो जो आप मैक्सिमम ग्रामर पढ़ के आते हो वो रूल बेस्ड पढ़ के आते हो, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, जो चीजें चलेंगी आप किसी से सजेशन लोगे, जो सजेशन मिलेगा वही सारी चीजें होंगी। यही सबसे बड़ा रूट कॉज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मूल समस्या यही है कि आप इस ग्रामर को पढ़ के डिस्क्रिप्टिव करने चलते हो, वो नहीं हो पाएगा 1% भी। अब इन सबको अगर करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो देखो 3 महीने होते तो कम है, बट समय 3 ही महीने अगला दे रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, घंटे को डबल कर दो, 1.5 या 2 घंटा आपको कम से कम देना ही पड़ेगा, कम से कम आपको देना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट की डिमांड है, ये तो समय की बात हुई। 3 महीने में अगर करना है तो क्यों? क्योंकि टेस्ट भी होगा, करना भी है सारी चीजें। दूसरा, हम सीख पाएंगे क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको मॉड्यूल एक बारी दिखाती हूँ कि सबसे पहले मॉड्यूल रहता है कि आपको बेसिक्स करवाए जाते हैं। बेसिक्स का मतलब इस तरीके से
कि आपको इतना बेसिक से करवाएंगे कि शी हैज के बाद में करेज ही आएगा, करेजियस नहीं आएगा, ऐसा क्यों होगा। उसके बाद में जहां नाउन एडजेक्टिव वर्ब आपको समझाई, वर्ब कैसे क्या कितनी याद करें वो सब। उसके बाद जैसे मॉडल है तो मॉडल आप तो पढ़ के आते हो, कैन कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, हम उसका ट्रांसलेशन वाला जिस्ट पकड़ेंगे। जैसे मदद करनी पड़ी, इसका मतलब हैड टू हेल्प, फॉलो करना पड़ेगा, विल हैव टू फॉलो। जैसे ही इंग्लिश दिमाग में आए तुरंत उसका ट्रांसलेशन, जैसे ही हिंदी सुने तुरंत इंग्लिश ट्रांसलेशन आए। इस तरीके से ऐसा हर टॉपिक का हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे परफॉर्म करता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन परफॉर्मिंग। बांध देता है, टाइज या फिर बाइंड्स अप। बच गया है, हैज एस्केप्ड। तो हम लोग वर्ब पे पहले कमांड करेंगे, ये ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये होता है बेसिक फाउंडेशन का ट्रांसलेशन। और ये सारी मैजिकल टेबल्स हैं, जैसे कि मेरा दोस्त कुक कर रहा है तो ही इज कुकिंग, कुक करते हुए, वाइल कुकिंग या कुकिंग, कुक करते, वेट करने में, इन वेटिंग। तो हर वर्ड का छोटे छोटे पार्ट में सेंटेंस को तोड़कर हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। यही होता है वीआईपीएम फाउंडेशन। जिस बच्चे को फाउंडेशन आता है उसको ट्रांसलेशन सिखाना आसान है। डायरेक्ट करोगे दिक्कत आएगी, गड़बड़ करोगे। आजकल ट्रांसलेशन भी जो है कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यहाँ तक कि पैसेज भी आपका साथ नहीं दे रहा है, पैसेज भी टफ आ रहा है। फिर उसके बाद में आप लोगों को स्विच कर देंगे ट्रांसलेशन बुक पे, जहां अगेन आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। राम बहुत समझदार है, बुद्धिमान है। ये टॉपिक वाइज आपकी जो है ट्रांसलेशन बुक है, जिसकी आंसर की भी रहती है, लेकिन हम लोगों को पूरा इसको फॉलो करना है। क्या गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया? आजकल वैसे भी फिलोसफिकल वर्ड्स और ज्यादा आ रहे हैं आपके ट्रांसलेशन में, पूरा ट्रांसलेशन वाला कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एक पूरी कंप्लीट बुक है। और बुक का सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा प्रैक्टिस सेट भी है। प्रीवियस ईयर है, फिर प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आप लोगों को जो है पूरा एक स्ट्रक्चरिंग दे रखी है कि कोई चीज़ करनी है तो कैसे करनी है। अगेन ये सब चीज़ें टाइम की डिमांड करती है, और टाइम आपको देना पड़ेगा। और नहीं देते हो तो फिर वो आपका कॉल होगा कि आप किस तरीके से इसको डील करते हैं। अगला सेगमेंट अपना रहता है ग्रामर का। ये टोटली याद करने का पार्ट है भाई। वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम आपको याद करना है, आर्टिकल, डिटर्मिनर। तो देखो ये जो पूरा प्रोग्राम है ना इंग्लिश का, इसमें कुछ पार्ट याद करने का, कुछ पार्ट समझने का। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जिस बच्चे ने वीआईपीएम का फाउंडेशन कर लिया, ट्रांसलेशन में उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं ये कह सकती हूँ। और जिस बच्चे को ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आ रही, उसको डिस्क्रिप्टिव में तो दिक्कत नहीं ही आएगी। कम से कम थॉट्स उसके पास है, स्ट्रक्चर हम दे देंगे कहाँ क्या कैसे लगाना है। इसीलिए जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मैं उनको बार बार बोलती हूँ तुम फाउंडेशन पे ध्यान दो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस है क्या कि भैया अगर वहाँ एग्जाम में आप लिखने की स्थिति में नहीं हो, आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे, तो फिर वैसे भी बाहर हो जाओगे। और इस बार वाले में जो भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, वैसे तो मैं बता ही रही हूँ, बट फिर भी एक आदमी की तसल्ली होती है मन की, उनसे जरूर आप पूछिएगा कि पेपर्स का क्या रिव्यू है, किस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया, कौन सा पेपर किस लेवल का था, क्या पढ़ा क्या नहीं करा। और मैं ये एक पूरा एक ब्रॉड व्यू लेकर आपको बता दूं, इंग्लिश का पेपर टफ था। और उसका रीजन ये था कि तैयारी बिल्कुल एकदम बिलो एवरेज के हिसाब की थी। और बिलो एवरेज इसलिए थी क्योंकि इस तरह का सेट माइंडसेट था। और जब कोई चीज़ सडन चेंज होती है तो हमें भी चेंज कर लेना चाहिए। पहले का पैटर्न कुछ भी हो, लेकिन अभी का अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अगर आप इस बार वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, बिना देरी के आप प्री होने के बाद तुरंत अपने दिमाग में तय कर लेना क्या करना है। करना है तो प्लीज करो, और नहीं करना तो फिर इंग्लिश को ऐसे छोड़ के जाना कि देखना ही मत, क्योंकि केवल ग्रामर करके जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो मैं आपको बता दूं, या तो करो तो ढंग से करो, वरना मत करो। दूसरी चीज, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको सीख लेनी है इससे, क्या कि अगर इंग्लिश का पेपर एक बारी देखें और समझें और अभी से पढ़ना शुरू कर दें, तब तो फायदा है। वरना फिर वही है लॉन्ग रन में। एक भाई हम लोग हिंदी सीखने में जहाँ 4-5 साल लेते हैं, वहाँ उम्मीद करते हैं कि 4-5 महीने में एक विदेशी भाषा हम लोग सीख जाएं। हिंदी जो हम सुनते हैं उसमें बच्चा बोलने में कितना समय लेता है, 4-5 साल का, और इंग्लिश हम 4-5 महीने में एकदम जो है अल्ट्रा प्रो मैक्स बन के बोलना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी तो कम से कम करें। तो इसी के लिए अभी के लिए तो आप लोगों को बेस्ट विशेस, बट ये वीडियो ज़रूरी था, इसीलिए ज़रूरी था कि आप जाग जाओ, कोई सो रहा है तो।
और तैयार हो जाओ। फरवरी से हमारा जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अभी जो है जितने डीपीपी हमारे चल रहे थे वो सारे भी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी अभी नहीं करवा रहे, रीज़न बस प्रीलिम्स है, इसीलिए फरवरी से प्रोग्राम वापस स्टार्ट हो जाएगा। 2 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल आप अप्रोच करो। हम लोगों का कार्यक्रम भी 5 तारीख से ऑलमोस्ट जो है शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे प्लानिंग वगैरह जो भी होगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप जैसे ही फ्री हो, घर वगैरह जाना है 2-4 दिन 5 दिन जाओ, रिलैक्स होकर लौट आओ और तय कर लो, डिसाइड। ये आधे स्थिति वाले में मत रहना, या तो सोचो इसी बार करना है या नहीं करना। एक माइंडसेट आपको क्लियरली रखना पड़ेगा। बाकी जिस भी तरीके से हम लोगों की आपको मदद चाहिए होगी प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइएगा। VIPM अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में रेडी है आप लोगों के लिए, RS के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ RS के लिए वैसे भी, इसीलिए हम लोगों ने अपने बुक्स वगैरह और सारे प्रोग्राम पहले ही सेट कर रखा है। फाउंडेशन का बुक, ट्रांसलेशन बुक, डिस्क्रिप्टिव बुक एंड ग्रामर वोकैब एक ही बुक है, उसमें हम पूरा उसको लेकर तैयार हैं। और टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आप लोग भी तैयार रहिए, और इसी के साथ आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो है आगे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, इस चैनल पे भी मिलेंगे, और किस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।